आज जो मुलाकात हुई इन्हीं कैदियों के साथ सियासी कैदियों के साथ, तो उस सियासी कैदियों में जो ख़ास तौर पे हसन न्याज़ी साहब की जो वालिदा हैं, इमरान खान साहब की बहन हैं, उनसे जो गुफ्तगू हुई वो मैं आपको सुनवाता हूँ और उन्होंने बताया कि वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं। सुनिए ज़रा क्या कहते हैं जनाब सूरत-ए-हाल नौरीन नियाज़ी साहिबा क्या कह रही हैं? आपके बेटे यानी मतलब खान साहब के भांजे को 10 साल मिलिट्री कोर्ट्स ने सजा सुनाई है। बतौर एक माँ आप उसके बारे में क्या कहेंगे, और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को मिलिट्री सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं सुनाई गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि बेबुनियाद और जुल्म था। उनकी किसी की भी सजा नहीं बनती थी। जितने मिलिट्री कोर्ट में थे सब ने एहतजाज किया था, लेकिन उन्होंने कोई ना किसी को मारा, ना कत्ल किया, ना कुछ किया। वो वहां गए और उनको इन्होंने पकड़ के जितना अरसा, जितनी सख्त सजा में रखा है, जहाँ से वो निकल के आए हैं, वो बहुत सख्ती का वक्त था। सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी था, क्योंकि ना बात कर सकते थे, ना मिल सकते थे, ना बैठ सकते थे। हर एक आपके ऊपर वो लोग बैठे होते थे, आप उनसे किसी किस्म की बात नहीं कर सकते थे। और अभी जब मैं गई हूँ कोर्ट लखपत मिलने, तो आप यकीन करें पहली दफा वो लोग हंस रहे थे, सारे इतने खुश थे, क्योंकि इन्होंने उनके साथ जो वहाँ इनका रवैया था वो भी बहुत, मतलब रवैया क्या खराब उनसे करवाया जा रहा था। जो उनके ऊपर बैठे थे वो कैमरों के अंदर बैठे थे, बात कर नहीं सकते, कोई अपने दिल की बात नहीं कर सकता था। पहली दफा था कि सारे लोग जैसे अभी उनको लग रहा था कि निजात मिल गई। जब गिरफ्तारी के बाद ये पहली मुलाकात हुई आपकी उनके साथ? नहीं, जब कोर्ट लखपत में पहली हुई है। तो एहसान क्या मोराल किस तरह थे, वो क्या कह रहे थे, क्या बातचीत की सजा के हवाले से? एहसान भी बहुत खुश था, बड़े खुश थे। और कोई सजा का किसी को कोई वहाँ पे किसी को सजा के ऊपर कोई अफसोस नहीं था। सब अपनी सजा पे खुश थे। जिनको कम थी वो भी कहते थे कि उनको लग रहा था शायद हमारा कोई ग्रेड छोटा आ गया। सब बड़े खुश थे और सब बड़े मुतमईन थे। किसी ने ये नहीं कहा कि हमने अपना वक्त जाया किया, हालांकि सभी का वक्त जाया। वो नौकरियां चली गई, लोगों की घरों के हालात भी ठीक नहीं थे, लेकिन कोई वहाँ पे अफसुर्दा नहीं था। सब कह रहे थे कि खान साहब को कहना कि हम खड़े हैं, और पहले भी खड़े थे और अभी भी खड़े। अच्छा, हसन न्याजी को कोर्ट लखपत जेल में किस तरह के कमरे में रखा गया है? क्या कोई वो मुतमईन है? नहीं, वो सारे एक ही जगह पे हैं। उनको बाकी कैदियों से ज्यादा रखा हुआ है अभी, लेकिन वो सब मतलब मुतमईन थे। सख्तियां की जा रही हैं जिस तरह? नहीं नहीं, वो कहते वहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे अभी वो फौजी है, उनका ये नहीं कि छोड़ के गए वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे फिर भी कोई सांस आ रहा है। अब जैसे जब अब हम जाते हैं ना, जैसे मुलाकाती शोर मचा हुआ था, बातें कर रहे फैमिलीज, बस वैसे ही था। वरना वहाँ तो आप बोल ही नहीं सकते थे। आप एक बात से दूसरी करते थे तो वो टोकते थे कैमरा लगा हुआ जी, ये बात नहीं करनी। अब कोई बात पता नहीं करनी क्या थी, बात लोग पूछते थे हम क्या बात करें, और अगर आपने कोई बात कर दी तो आपकी मुलाकात कैंसिल कर दी जाती थी। तो एक खौफ था, उनके साथ सख्तियां थी, ज्यादतियां थी। शायद जब कभी ये निकलेंगे तो भूलेगा कोई नहीं। आपके खान साहब से मुलाकात हुई आज, तो खान साहब मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले जो वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से क्या कह रहे हैं? उनसे कहें कि उन्होंने जिहाद किया, ये मुजाहिद है, और उनको कहें कि वो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बड़ा सब्र किया, बर्दाश्त किया। ये एक किस्म के जिहादी हैं और इनके ऊपर बड़ा फख्र है। कुछ तो ये आपने सुन लिया जी आँखों देखा हाल उन्होंने बताया नौरीन नियाज़ी साहबा ने कि किसी को अफ़सोस नहीं है, खुश हैं। सज़ा पाने के बाद भी वो खुश हैं और खुश इस बात में हैं कि वो फ़ौज की तहवील से निकले हैं और सिविल जेलों में आ गए हैं और वहाँ पे ज़रा गपशप हो रही है, मिल-जुल रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मिल रहे हैं, गप्पें लगा रहे हैं और सबको एक ही जगह पे रखा हुआ है और फ़ौज के कुछ लोग अभी तक भी उनके साथ हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो वाला माहौल नहीं है जो कि जीएचक्यू या फ़ौज की तहवील में या फ़ौज के हिरासती मराकज़ में उनके साथ था या फ़ौज की जेलों में था, जो भी नाम आप दे सकते हैं, उनको आप दे लें। तो ये तो हो गया कैदियों का मामला। अब ज़रा थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं जी। एक और है एक तो सिविलियंस का तो सज़ा हुई हुई है। एक और भी मुकदमा पिछले दिनों चला और वो था फ़ौजी अफ़सरों का। 5 जो हैं जी नेवी के 5 साबिक अफ़सरान को सज़ाए मौत सुनाई गई है और वो भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए से।
یہ سابق نیوی افسران ہیں، ان کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سے سزائے موت کا ان کو ہوا ہے آرڈر، اور یہ پہنچے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے وکیل کے ذریعے، کرنل انعام صاحب کے ذریعے، جی کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ، ان کے ذریعے پہنچے ہوئے تھے، اور ان کو ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ ان کو 5 یہ سابق افسران ہیں نیوی کے، اور ان کی جو سزا سنائی، ان کو ڈیتھ پلینٹی ہے، یعنی کہ میجر سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے اور فوجی عدالت سے. تو انہوں نے آگے اپیل کرنی تھی، اور اپیل کر کے انہوں نے آگے ظاہر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے کسی الزام کی نفی کر رہے ہیں، لیکن سزائے موت ہے تو سزائے موت کے خلاف اپیل ہوتی ہے. تو ان کو ریکارڈ نہیں دیا جا رہا تھا. جو اصل معاملہ ہے فوجی عدالتوں کا، یہ میں خبر آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کا انٹرنل ایشو ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ریکارڈ نہیں دیا جاتا. اور چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی کہتے ہیں، اور سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی، اور باقی ڈاکٹر بابر عوام صاحب، سارے جو ممتاز قانون دان ہیں، اور دنیا بھی اس لیے ان کو عدالتیں تسلیم نہیں کرتی، ان کو ٹریبیونل کہا جاتا ہے. یہ انٹرنل ڈسپلن کے لیے ہوتا ہے. فوج کے جو ادارہ ہے، فوج اس کے اندر کے جو معاملات ہیں، اس کے لیے یہ فوجی ٹریبیونل ہوتے ہیں. اپنے افسروں کو وہ خود سزا سناتے ہیں، اور لیکن اس کے بعد پھر اپیل آتی ہے. تو جو فوج میں سولین کا ٹرائل ہے، وہ تو بالکل ہے ہی نہیں، شجر ممنوع ہے، کسی بھی صورت میں کہیں بھی نہیں ہوتا. اور اس لیے یہ اب فوجی افسران تھے، ان کو بھی ریکارڈ نہیں دیا جا رہا تھا کہ کس بنیاد پہ سزائے موت ان کو دی گئی ہے، ان کے خلاف الزامات کیا ہیں، ان کے خلاف ثبوت کیا ہیں، گواہ کہاں ہیں، یہ سارا کچھ تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر رجوع کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار صاحب تھے. تو بالآخر انہوں نے کہا جی کہ عدالتی حکم پر سرکاری وکیل کی موجودگی میں انکوائری رپورٹ اور فیصلے تک رسائی دے دی گئی ہے. یعنی وہ بھی ریکارڈ نہیں دیا گیا. ریٹائرڈ یہ جو ملزمان کے وکیل تھے، انہوں نے بتایا کہ عدالتی حکم پر سرکاری وکیل کی موجودگی میں انکوائری رپورٹ اور فیصلے تک رسائی دی گئی ہے. یعنی کہ آپ فیصلہ جا کے پڑھ لیں اور انکوائری رپورٹ دیکھ لیں، اور انکوائری رپورٹ اور ججمنٹ کی کاپی فراہم نہیں کی گئی، یعنی کہ ان کی کاپی بھی نہیں دی گئی ملزمان کے وکیل کو. اور انکوائری رپورٹ اور ججمنٹ دکھائی گئی ہے جس کے نوٹس بنا لیے گئے ہیں. اس نے اپنے ہاتھ سے، انہوں نے کہا جی میں نے بنائے ہیں. اور نیوی حکام نے بورڈ آف انکوائری کی رپورٹ کو قومی سلامتی کا ایشو بتاتے ہوئے اس کی کاپی مجرمان کو فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو معاملہ یہ ہوتا ہے اصل. تو ان کو سزائے موت ہے، لیکن بہرحال ان کو ریکارڈ تک رسائی دے دی گئی ہے. اب اسی طریقے سے یہ جو 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان ہیں، یہ بیسیکلی سیاسی قیدی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. تو ان کا بھی اسی طریقے سے جب انہوں نے اپیل فائل کرنی ہے تو ظاہر ان کا ریکارڈ مانگا جائے گا. تو ان کو بھی ابھی تک ریکارڈ نہیں دیا گیا. یہ اس لیے میں نے آپ کو یہ خبر دی ہے کہ آگے جا کے یہ ساری چیزیں آئیں گی. اسی طریقے سے جو ہے خیبر پختونخوا کارکنان کی جی رہائی بھی شروع ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو 26 نومبر کے ایونٹ پہ گرفتار کیے گئے تھے، تو ان کی رہائی کا سلسلہ آج بھی جاری رہا. اور خیبر پختونخوا کے جو یہ قیدی تھے اور شہریار ریاض ہیں، انہوں نے آج بتایا کہ جناب ضمانتیں ہو گئی ہیں اور ہم کارکنان کی رہائی کے منتظر ہیں تاکہ وہ اپنے شہر جا سکیں، اپنے صوبے جا سکیں، اور جا کے اپنے معاملات اپنے گھر والوں کے پاس جائیں اور جا کے آزاد زندگی گزاریں. کیونکہ 26 نومبر کو بہت سارے جو ہیں جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار کیے، اور کئی زخمی ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں، اور ان کی اموات بھی ہوئی ہیں، شہید بھی ہیں. ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں دی جا رہی، لاپتہ ڈیڈ باڈیز. یہ سارے ایک ایک کر کے لاش نکال کے بھجوائی جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر لیک ہو جاتی ہے. تو اب اگلی خبر ہے جی نواز شریف صاحب، سیاست کے بارے میں کھلاڑی جو عمران خان صاحب کو پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ صاحب نے مسلم لیگ نواز کے ہی ایک فنکشن میں یہ رائے دی، تجویز دی کہ جناب میاں نواز شریف، آصف علی زرداری صاحب اور عمران خان صاحب یہ تینوں بیٹھیں اور تینوں بیٹھ کے ملکی مسائل کا حل تلاش کریں. اور جیسے میثاق جمہوریت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں ہوئی، اسی طرح کی میثاق جمہوریت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، اور ان کو سب کو، تینوں رہنماؤں کو آگے بڑھنا چاہیے. مقصد یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا قائد جناب نواز شریف صاحب کو ایک پولیٹیکل انٹیٹی کے طور پہ تسلیم کیا جائے، ایک پولیٹیکل پلیئر کے طور پہ تسلیم کیا جائے، ان کو سامنے رکھا جائے. اب مذاکرات ظاہر ہے
जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो मुज़ाकरात आप उसी के पास करते हैं जिसके पास कुछ होता है। जो पहले ही दिवालिया कंपनी हो तो उसके साथ कौन जाके कारोबार करता है, कौन जाके मामला तय करता है? दिवालिया तो फिर दिवालिया है। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने आज उसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं और मैदान से आउट हो चुके हैं, सियासत से आउट हो चुके हैं, तो इसलिए उनसे बात क्यों की जाए? तो और उनकी अब कोई हैसियत नहीं, वो अब जा चुके, सियासत के बाजार से वो निकल चुके हैं, लिहाजा सियासत के मैदान में जो है बात उनसे होगी। तो सियासत के मैदान में इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी है। सियासत के मैदान में जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो सरदार अख्तर मिंगल साहब हैं, जो जेन्युइन मैंडेट के साथ हैं। और अगर कोई सियासत के मैदान में है तो वो फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री लीडरशिप है, जो कि खुद कहते हैं कि जनाब हम सबसे मजबूत सियासी जमात हैं। और वो किसी ने सही कहा कि सबसे ये जमात हैं लेकिन बदकिस्मती से ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तो बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। तो इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को सियासत का 12वां खिलाड़ी कह के कहा है कि जनाब आप आराम करें। इसलिए राना सनाउल्लाह साहब की बात का उन्होंने जवाब दे दिया है और उन्हें खुदा हाफिज कह दिया है। तो बात यही है कि नवाज शरीफ साहब का तो अपना फॉर्म 45 है नहीं जी, फॉर्म 47 है और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब वहाँ से जीती हुई हैं। और आपको पता है कि वहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसर के साथ इन्होंने क्या किया था उस रात। वो ये लाहौर के तमाम जर्नलिस्ट वाकिफ़ हैं और उनको बाकायदा तौर पे उन पे तशद्दुद किया गया और उन्होंने इनकार किया। फिर रिटर्निंग अफसर को तब्दील किया गया और रिटर्निंग अफसर को तब्दील करके नया रिटर्निंग अफसर लगाया गया। नए रिटर्निंग अफसर जिसने इलेक्शन करवाया ही नहीं, उससे फिर ये फॉर्म 47 वाले जो है वो दस्तखत करवाए गए और इस तरीके से मियाँ साहब को फॉर्म 47 की एक कौमी असम्बली की नशिस्त दी गई। और लेकिन इसके बावजूद मियाँ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके और उन्हें सियासत से आउट होना पड़ा। अभी भी जिस दिन ये फॉर्म 45 और ये इलेक्शन का हल्का खुल जाएगा और इसमें तो आपको मालूम है कि मियाँ साहब का तो जो प्रिंटिंग प्रेस से बाकायदा बैलेट पेपर छपते हुए पकड़े गए थे। किसी मशीन में बैलेट पेपर छप रहे थे ताकि वो नई मोहरें लगा के वो डब्बे भरे जाएं और जब ऑडिट हो तो पता चले अंदर तो वोट ही वोट हैं जी मियाँ साहब के और डॉक्टर यास्मीन राशिद के तो वोट ही नहीं है। तो इसलिए ये सारा कुछ चल रहा है जी। बाकी खबरें इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में